जो पीछे अपनी क्लास हुई है उसके अंदर जो टॉपिक किए थे, आज अपने जो पढ़ेंगे यानी अपने ने पढ़ लिया था अदिश और सदिश यानी गुणनफल क्या होता है। उसके बाद अपने ने पढ़ा था कि ट्रिपल प्रोडक्ट क्या होता है, उसको सिद्ध करना भी मैंने बता दिया था कैसे उसको सिद्ध करेंगे। आज अपने जो पढ़ रहे हैं वो पढ़ेंगे अदिश क्षेत्र की परवणता। ये पढ़ा था कल कि जो अदिश पृष्ठ होते हैं यानी वो एकलमानी होते हैं। एकलमानी का मतलब इसके ऊपर भौतिक जो राशि अदिश राशि होगी उसका मान एक पृष्ठ के ऊपर एक ही होगा। जैसे मैं ये कहूँ कि S1 पृष्ठ के ऊपर भौतिक राशि यानी फाई और S2 पृष्ठ पर फाई प्लस क्या है, डेल फाई। ठीक है, S1 पृष्ठ पर अपने ले लेते हैं एक बिंदु P, ये मान लिया, और इस P बिंदु का पोजीशन वेक्टर ये कहिए क्या है, R। ठीक है, दूसरा जो पृष्ठ है वो है S2 जिसके ऊपर कोई बिंदु है अपने पास, वो है Q, यानी P से Q तक का विस्थापन, यानी ये कहें कि कितना है, और P से Q तक पोजीशन वेक्टर मूल बिंदु O, और यानी PQ क्या है, एक विस्थापन सदिश है। PQ विस्थापन सदिश है जिसको आपने कह रहे हैं कि विस्थापन है वो किसके बराबर है, डेल R वेक्टर के बराबर है। मैंने क्या किया, S1 पृष्ठ के ऊपर स्थित बिंदु P से S2 पृष्ठ पर एक परपेंडिकुलर डालते हैं, यानी परपेंडिकुलर अपने ने ये डाल दिया। ये परपेंडिकुलर है, एंगल जो बनेगा वो कितने डिग्री होगा, यानी 90 डिग्री के बराबर होगा। ये P है, ये Q है, इसको अपने कह देते हैं ये बिंदु क्या है, R। मतलब PR S2 पृष्ठ के ऊपर एक क्या डाला, एक परपेंडिकुलर या कह दो एक लंब डाल दिया, जिस लंब की लंबाई किसके बराबर, ये मान लेते हैं डेल N के बराबर है। ये जो PQ और PR के बीच का जो कोण है वो कितना है, थीटा के बराबर है। ठीक है, इतना डायग्राम समझ में आ गया होगा कि ये कोई निर्देश तंत्र बनाया, इसके अंदर अपने ने दो क्या ले लिए, पृष्ठ ले लिए, एक S1 पृष्ठ, दूसरा S2 पृष्ठ है। S1 पृष्ठ के ऊपर अपने पास जो अदिश राशि है वो क्या है, फाई है। S2 पृष्ठ के ऊपर इसका मान कितना है, फाई प्लस डेल फाई है। यानी S1 पृष्ठ के ऊपर स्थित बिंदु P जिसका मूल बिंदु O के सापेक्ष पोजीशन वेक्टर R वेक्टर, और P से Q तक यानी विस्थापित करने पर ये जो डिस्टेंस है PQ वो कह रहे हैं अपने डेल R वेक्टर के बीच बराबर है, और PQ और PR के बीच बनने वाला कोण है वो थीटा है। P से S2 पृष्ठ के ऊपर अपने ने ये एक लंब डाला है, इसकी लंबाई है यानी वो मिनिमम डिस्टेंस होगी, क्योंकि परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो होती है वो या ये कहिए लंबवत दूरी मिनिमम दूरी होती है। जैसे PR है वो किसके बराबर है, डेल N के बराबर है। डायग्राम आपको इतना ये समझ आ गया होगा। इसके बाद देखो अपने निकालते हैं अदिश राशि जो फाई है उसकी परवणता। ये निकालने के लिए सबसे पहले यानी PQ डायरेक्शन के अंदर PQ दिशा में अदिश राशि फाई के परिवर्तन की दर कितनी, अदिश राशि डेल फाई, दूरी कितनी यानी कि डेल R। ठीक है, समीकरण नंबर अपने एक ले लेते हैं। ऐसे ही देखो PR दिशा में अदिश राशि
किसके, फाई के परिवर्तन की दर कितनी, डेल फाई बटा कितनी, डेल एन। एक आपको देखो त्रिभुज बना हुआ दिखाई दे रहा है, अपने ये देखना चाह रहे हैं प्रवणता निकालनी है ना, अधिक क्षेत्र की प्रवणता, यानी कि इस फाई में मैक्सिमम परिवर्तन की दर कितनी है, यानी दूरी डेल आर के सापेक्ष फाई में परिवर्तन की दर डेल फाई अपॉन डेल आर, इसका मैक्सिमम मान निकालना है अपने को, बस सीधा सा ये ध्यान रखना है। यहां पे अपने पास त्रिभुज है एक पी आर क्यू, पी आर क्यू त्रिभुज से आपको त्रिभुज देख करके यानी इसका ये पता होना चाहिए इसका आधार कौन सा है, लंब कौन सा है और कर्ण कौन सा है। यानी जिस लाइन के ऊपर दो एंगल बन रहे हैं, इधर तो ये बन रहा है थीटा और इधर ये बन रहा है 90 डिग्री, इसलिए इस त्रिभुज की ये जो पी आर वाली भुजा है वो क्या बन जाएगी, इसका आधार होगा। यानी ध्यान रखना इसमें आधार क्या है, आधार है पी आर, यानी पी क्यू क्या है, यानी ये अगर आधार हो गया तो परपेंडिकुलर लंब आपको पी यानी आर क्यू लेना पड़ेगा, क्यू आर कह दे। तीसरी भुजा क्या हो जाएगी, कर्ण समकोण त्रिभुज है तो यानी पी क्यू, ठीक है, ये है, ये ध्यान रखना। यहां से अगर मैं वैल्यू निकालूं किसकी, कोस थीटा का मान, कोस थीटा, तो देखो क्या आएगा, कोस थीटा बराबर, आप 9th-10th के अंदर पढ़ते हो, जैसे एंगल निकालना हो तो लाल बटा कक्का, फॉर्मूला साइन थीटा निकालना हो, कोस निकालना हो या टेन निकालना हो, आप तीनों निकाल सकते हो। आपको यहां निकालना क्या है, कोस निकालना है, तो आधार बटे क्या हो जाएगा, कर्ण, यानी कोस थीटा बराबर आधार बटे क्या होगा, कर्ण। त्रिभुज के अंदर आधार कौन सा, नीचे लिखा हुआ है पी आर, और कर्ण कौन सा है, पी क्यू। जो आपके पास वैल्यू है, किसकी वैल्यू है, क्योंकि पी आर बराबर है डेल एम और पी क्यू बराबर है इसके डेल आर के, तो कोस थीटा बराबर क्या आ जाएगा, पी आर की वैल्यू रखो डेल एन और पी क्यू का मान है डेल आर। अगर अपने को डेल आर निकालना हो तो ये आ जाएगा डेल एन अपॉन कोस थीटा, यानी आप ये भी लिख सकते हो। अगर डेल आर की वैल्यू आप समीकरण नंबर 1 में रख देते हैं, समीकरण नंबर 1, इसको 1 नंबर दिया, इसको समीकरण नंबर 2 दे देते हैं, यानी अपने लिखें कि समीकरण इससे 2 से इसका डेल आर का मान किस में रखने पर, समीकरण नंबर 1 में रखने पर रखो, यानी पी क्यू दिशा में अदिश राशि फाई के परिवर्तन की दर कितनी, यानी डेल फाई अपॉन क्या है, डेल आर का मान रख दो, डेल एन अपॉन कोस थीटा, तो ऊपर चला जाएगा कोस थीटा। वापस से लिखेंगे पी क्यू डायरेक्शन में अदिश राशि फाई के मैक्सिमम परिवर्तन की दर अधिकतम, तो देखो ये डिपेंड किसके ऊपर कर रहा है भाई, ये लिखा मैंने डेल फाई अपॉन डेल एन, साथ में क्या है कोस थीटा, यानी इसकी वैल्यू डिपेंड कर रही है थीटा के ऊपर, और कोस थीटा का अगर मैक्सिमम और मिनिमम मान देखे तो कितना होता है, मैक्सिमम मान यानी +1, मिनिमम मान कहे तो अपने -1, तो अपने पास यानी कोस थीटा का अधिकतम मान, कोस थीटा का अधिकतम मान कितना होगा, +1,
जिससे ये लिख देना पी क्यू दिशा में अदिश राशि फाई के अधिकतम परिवर्तन की दर, यानी डेल फाई अपॉन डेल आर मैक्सिमम इक्वल टू किसके, डेल फाई अपॉन डेल एन, क्योंकि कोस थीटा की वैल्यू मैंने रख दी कितनी 1। तो देखो पी क्यू डायरेक्शन के अंदर अदिश राशि जो फाई है उसके जो परिवर्तन की दर है वो डेल फाई अपॉन डेल आर, तो डेल फाई अपॉन डेल आर का मैक्सिमम मान इक्वल टू किसके आ गया, डेल फाई अपॉन डेल एन के बराबर आ गया। तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, दोनों साइड भी डेल को डी में बदल सकते हैं, जैसे ये बन जाएगा डी फाई बटा डी आर मैक्सिमम बराबर आ गया डी फाई अपॉन डी एन। ठीक है, तो आपको एक डेफिनेशन यानी किसी अदिश राशि के, यानी किसी अदिश राशि, कौन सी अदिश राशि, फाई, अदिश राशि के यानी अदिश क्षेत्र में अधिकतम परिवर्तन की दर क्या कहलाती है, अदिश क्षेत्र की या अदिश राशि या अदिश क्षेत्र की प्रवणता कहलाती है। यानी अदिश क्षेत्र की प्रवणता डिफाइन करोगे कि किसी अदिश क्षेत्र में अदिश फलन के मैक्सिमम परिवर्तन की दर अदिश क्षेत्र की प्रवणता कहलाती है। परिभाषा, किसी अदिश फलन के अधिकतम परिवर्तन की दर अदिश क्षेत्र की प्रवणता कहलाती है। ये परिभाषा आ गई। आपको ध्यान रखना है, जब अदिश क्षेत्र की प्रवणता की अपने बात करेंगे तो कहीं लिखना हो तो आप परिभाषा से ये लिख सकते हो कि डी फाई बटा डी आर मैक्सिमम बराबर होता है किसके, डी फाई अपॉन डी एन के। इतना आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट है अदिश प्रवणता अपने कार्तीय निर्देशांकों के रूप में निकालेंगे। तो नेक्स्ट अपने चलते हैं कार्तीय निर्देशांकों के रूप में इसका मान क्या आएगा। ये चीज नोट कर लेना, इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है। अदिश क्षेत्र की प्रवणता क्या होती है, जो परिभाषा आप ध्यान रखना। दोबारा एक बार मैं बता देती हूं कि कोई अपने पास अदिश क्षेत्र यानी अदिश पृष्ठ एक S1 है, दूसरा क्या है S2 है, दो पृष्ठ बना लिए। इस पृष्ठ S1 पर अदिश राशि का मान कितना, फाई है। दूसरा पृष्ठ जो S2 है उसके ऊपर अदिश राशि का मान फाई प्लस क्या है, डेल फाई है। ठीक है, S1 पृष्ठ के ऊपर स्थित कोई बिंदु P, जिस P का मूल बिंदु O के सापेक्ष पोजीशन वेक्टर अपने ने क्या लिया है, R वेक्टर लिया है। S2 पृष्ठ पर बिंदु क्या है, Q है। अगर अदिश राशि में P से Q की ओर अपने परिवर्तन की दर क्या कहें कि अदिश राशि जो है अपने पास अदिश राशि फाई, अदिश राशि फाई के किस दिशा में यानी PQ दिशा में परिवर्तन की दर या परिवर्तन कितना हो रहा है, डी फाई। ऐसे ही अगर अपने बात करेंगे ना कि फाई के PR दिशा में परिवर्तन तो हो रहा है डी फाई, परिवर्तन की दर जब लिखेंगे तो ये बोर्ड पे लिखा हुआ है कि PQ दिशा में अदिश राशि फाई के परिवर्तन की दर कितनी हो जाएगी, परिवर्तन कितना रहे उसकी अनुदिश उसकी डिस्टेंस या विस्थापन कितना है। जैसे PR की बात करें तो विस्थापन P
आर के डायरेक्शन में बात करें तो डी फाई अपॉन डी एन, तो डी फाई अपॉन डी आर किस डायरेक्शन में आ जाएगा, डी आर आएगा, तो पी क्यू दिशा में अदिश राशि फाई के परिवर्तन की दर, और डी फाई अपॉन डी एन यानी किस डायरेक्शन में, पी आर दिशा में अदिश राशि फाई के परिवर्तन की दर। फिर अपने को ये ध्यान रखना है कि अपने ने क्या किया डायग्राम के अंदर, S1 पृष्ठ पर स्थित बिंदु P से S2 पृष्ठ पर एक क्या डाला गया, परपेंडिकुलर डाला, ठीक है। इस लंब का नाम जैसे अपने बोल देते हैं कि पी आर, ठीक है। परपेंडिकुलर इसके ऊपर डाला है, और P से यानी P से Q तक की डिस्टेंस अपने को विस्थापन पता है, डेल आर है, और P से जो R है जो अपने कह रहे हैं परपेंडिकुलर डाला गया है उसकी लंबाई यानी इसकी मिनिमम डिस्टेंस होगी, जिसको आपने कितना लेकर के चल रहे हैं, डेल एन के बराबर लेकर के चल रहे हैं। पी आर और पी क्यू के बीच का जो कोण है वो किसके बराबर है, थीटा के बराबर है। एक समकोण त्रिभुज बन रहा है पी आर क्यू। इस पी आर क्यू में आपको ध्यान होना चाहिए कि इसमें आधार कौन सा है, लंब कौन सा है, कर्ण कौन सा है। ये मैंने बता दिया कि आपको भी परपेंडिकुलर ये डाला तो कहीं ये मत सोचना कि ये लंब होगा, ये इसका आधार होगा, ये कर्ण होगा, क्योंकि अपने को ये देखना है कि यहाँ थीटा बन रहा है, यहाँ 90 डिग्री एंगल बन रहा है, और जब एक लाइन के ऊपर दो एंगल बन रहे हो तो उसको आप क्या लेोगे, आधार लेोगे। तो इसमें आधार आपके पास है पी आर, आधार अगर पी आर है तो ये 90 डिग्री एंगल इन दोनों के बीच में है, ये आधार हो गया तो ये क्या होगा, फिर लंब होगा, और बची हुई वो क्या होगी, फिर कर्ण होगी। तो ये नहीं, ठीक है, आधार पता चल गया, लंब पता चल गया और कर्ण पता चल गया। इनकी वैल्यूज आपको पता है कि कितनी कितनी है, जो वो डायग्राम में लिखा है पी क्यू है वो डेल आर के बराबर है और पी आर है वो डेल एन के बराबर है। यहां से मैंने क्या किया, इस त्रिभुज से कोस थीटा का मान निकाला, कोस थीटा का मान आ गया अपने पास ये, यहां से डेल आर निकाल लेते हैं, कोस थीटा को नीचे ले गए, इसमें डेल एन अपॉन कोस थीटा आ गया। इस डेल आर का जो मान है वो इक्वेशन नंबर किसमें, समीकरण नंबर 1 में पुट कर देते हैं। फिर से मैंने लिखा है कि पी क्यू दिशा में अदिश राशि फाई के परिवर्तन की दर क्या बन जाएगी, डेल फाई अपॉन डेल आर की जगह वैल्यू रख दी, डेल एन अपॉन आएगा कोस थीटा, ऊपर चला जाएगा कोस थीटा। अदिश राशि फाई के मैक्सिमम परिवर्तन की दर अगर अपने निकाले तो देखो डेल फाई अपॉन डेल आर, यहां लगा दिया मैंने मैक्सिमम, और मैक्सिमम डिपेंड किस पे करेगा, कोस थीटा पर। थीटा का मान क्या होगा, मैक्सिमम कितना, मैक्सिमम यानी +1, +1, तो यहाँ पे ये आ गया डेल फाई अपॉन डेल आर मैक्सिमम बराबर किसके, डेल फाई अपॉन डेल एन के बराबर, या इसको आप लिख सकते हो डी फाई बटा डी आर मैक्सिमम बराबर होगा किसके, डी फाई अपॉन डी एन के। तो आप ये बोल सकते हो कि अदिश फलन के मैक्सिमम जो परिवर्तन की दर होती है वो क्या कहलाती है, अदिश क्षेत्र की प्रवणता कहलाती है। यानी अदिश फलन इसके क्या है, ये मैक्सिमम परिवर्तन की दर किसके बराबर है, डेल फाई अपॉन डेल एन के बराबर है। तो यही मैंने परिभाषा बाद में लिखी है, भाई आपको याद करते हो तो ये आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए कि अदिश फलन के जो मैक्सिमम परिवर्तन की दर वो अदिश क्षेत्र की क्या होती है, प्रवणता होती है। कई बार परिभाषा पूछ लेता है तो आपको ये डेफिनेशन याद हो, पूरा डेरिवेशन पूछे तो ये डेरिवेशन आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट अपने निकालते हैं अदिश प्रवणता किसके रूप में, कार्तीय निर्देशांकों के रूप में। ध्यान रखना है आपको, कहां से, परिभाषा से। परिभाषा अदिश क्षेत्र की प्रवणता की बोले तो डी फाई अपॉन डी आर मैक्सिमम बराबर किसके, डी फाई अपॉन डी एन। यानी अदिश क्षेत्र की प्रवणता कार्तीय
निर्देशांकों के रूप में, कार्तीय निर्देशांकों के रूप में निकालेंगे। तो देखो फॉर्मूला, मतलब लिखना अदिश क्षेत्र की प्रवणता की परिभाषा से परिभाषा में d5/dr मैक्सिमम बराबर किसके है, d5/dn। समीकरण नंबर दे देती हूं 1। समीकरण 1 में दोनों तरफ dr वेक्टर से अदिश गुणा करने पर, मतलब dr वेक्टर से डॉट प्रोडक्ट करवा दो समीकरण नंबर 1 के दोनों साइड, d5/dr मैक्सिमम बराबर क्या आ जाएगा, d5/dn डॉट dr करना है, डॉट dr वेक्टर। दोनों तरफ डॉट dr वेक्टर। एक चीज आपको थोड़ा सा यहां पे ये भी ध्यान रखना, ये जो d5/dr मैक्सिमम मैंने लिखा है, ये क्या है, प्रवणता है। इस प्रवणता को आप क्या लिख सकते हो, प्रवणता को आप ये भी लिख सकते हो d5/dr मैक्सिमम, यानी प्रवणता है ये, तो प्रवणता को आप लिखोगे ग्रेड 5 या अपनी बात करे थे जैसे प्रवणता पढ़ रहे थे, और प्रवणता में अपने ने थोड़ा यहां ध्यान रखना कि अदिश फलन अपने पास फाई है, और इसके जो मैक्सिमम परिवर्तन की दर यानी डेल फाई या d5/dr यानी मैक्सिमम, और ये बराबर आया था किसके, d5/dn के। लेकिन ये किस प्रकार की राशि है, सदिश, इसलिए यहां ये जो n कैप है वो किसको बता रहा है, यानी डायरेक्शन को बता रहा है, यूनिट वेक्टर है। तो अपने पास जो प्रवणता है उसको आप ऐसे लिख सकते हो कि ग्रेड फाई, या लिख दो प्रवणता फाई बराबर किसके, d5/dn, और साथ में क्या आ जाएगा, n कैप। तो यहां पे ना n कैप यूनिट वेक्टर आपको और लगाना है, तो यहां पे आ जाएगा अपने पास n कैप डॉट यहां मैंने लिखा n कैप डॉट dr, इसको आप ये लिखते हो तो ग्रेड फाई डॉट dr वेक्टर, ये भी लिख सकते हो d5/dn। देखो a डॉट b वेक्टर बराबर ए बी cos थीटा लिखते हो, वैसे इसको अपने लिख लेते हैं n कैप का मापांक dr का मापांक, और साथ में आ जाएगा cos थीटा। क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले अपने ने एक डायग्राम बनाया था, आपको याद हो तो, दो पृष्ठ दिखाए थे अपने ने, ठीक है, ये बिंदु P लिया था, ये अपने ने Q लिया, और ये बिंदु अपना R था, ये बीच का एंगल कितना था, थीटा। यूनिट वेक्टर जो n कैप है वो भी किस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में है। ये PQ है वो क्या है, डेल R वेक्टर है।
तो अपने डेल आर और एन कैप के बीच का जो कोण देखे तो वो कितना है, थीटा है। इसलिए मैंने लिखा है एन कैप का मापांक डी आर का और साथ में आ गया कोस थीटा। ये यूनिट वेक्टर है एकांक सदिश, तो इसका मापांक क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अपने पास आ गया डी फाई अपॉन डी एन और ये है 1 हो गया। इसको लिख सकती हूँ डी आर कोस ऑफ थीटा। इसी डायग्राम के अंदर अपने ने ये भी तो पढ़ा था, क्या पढ़ा था कि कोस थीटा बराबर किसके आया, कोस थीटा बराबर लंबटे आधार लिया था, यानी आधार निकाल रहे हैं तो आधार बटे कर्ण। आधार कितना डेल एन और कर्ण कितना डेल आर। डेल एन की वैल्यू क्या बन जाएगी, डेल एन की वैल्यू डेल आर कोस थीटा। यहां है डी आर कोस थीटा, इसके अकॉर्डिंग डी आर कोस थीटा किसके बराबर हो गया, डेल एन की। तो डी फाई अपॉन डी एन ये बराबर किसके लिखा जा सकता है, यानी डी एन के। या आपने कह सकते हैं dn से dn हट जाएगा तो ये आ गया डी फाई, यानी आ गया ग्रेड फाई डॉट डी आर वेक्टर बराबर किसके, डी फाई के। नेक्स्ट अपने फाई, अगर फाई के निर्देशांक एक्स वाई जेड अगर है तो इसका जो टोटल डेरिवेटिव तुम लिखोगे तो क्या आएगा, डी फाई बराबर फाई एक्स वाई और जेड। डी फाई बराबर आ जाएगा डेल फाई अपॉन डेल एक्स इंटू डी एक्स, डेल फाई अपॉन डेल वाई इंटू डी वाई और डेल फाई बटे डेल जेड और डी जेड। इसको इक्वेशन नंबर मान लेते हैं अपने 2 मान, ये समीकरण नंबर मान लेते हैं 3। अब देखो समीकरण नंबर जो 3 लिखा है, समीकरण नंबर 3 में देखना डेल फाई अपॉन डेल एक्स आई कैप डेल